हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो चलिए, काफ़ी टॉपिक तो कंप्लीट हो गई है साइंस एंड टेक की। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर आईआर के कुछ क्वेश्चन है, पॉलिटी, एंड देन 3-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो फिर हम लोग मई मंथ की स्टार्ट करेंगे और इससे पहले आपकी जनवरी मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, फेब और मार्च की बाकी है, तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, डोंट वरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। लेकिन अगर आप लोग को प्रीवियस क्विज भी यहाँ पे सॉल्व करनी है तो आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग 10th क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये एक नई तरीके की आप लोग सुन रहे होंगे, मैं इसको डिटेल आपको डील कर दूंगी। पहले आप लोग को यहाँ पे बताने की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि जो वर्टिकली ट्रांसमिशन यहाँ पे जो आपकी इन्फेक्शन है, इसको एक तरीके का ट्रांसमिशन कहते हैं जो कि प्रेग्नेंट वीमेन से चाइल्ड में होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। सेकंड है कि ये सिर्फ आपकी एनीनेटल और यहाँ पे पेरीनेटल में होता है। थर्ड है कि अगर आप लोग इन्फेक्शंस में देखो जो कि यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन है, तो इसको कहते हैं जब यहाँ पे एचआईवी हुआ, जीका हुआ या रूबेला हुआ, तो उस समय ये वर्टिकल ट्रांसमिशन का रूप लिया था। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टिकल ट्रांसमिशंस का, तो वर्टिकल जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट विमेन से अगर ये चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सो नो डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ तो आपकी ओनली भी है, और साथ ही साथ अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, सो ओनली देख के भी आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, तो आगे हम लोग देखेंगे। इन सारे इन्फेक्शंस में से आप देखोगे जो एचआईवी है, जाइका है और रूबेला है, इसमें ये कहा गया है कि ये सारी जो डिजीजेज है, ये मे भी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो सकता है प्रेग्नेंट वीमेन से आपके चाइल्ड में। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, लेट्स कम टू द डिस्कशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशंस है, इसको आप लोग कह सकते हो कि प्रेग्नेंट वीमेन से चाइल्ड में जाता है। ये 3 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो है एंटीनेटल, यानी कि बिफोर बर्थ, या फिर पेरीनेटल, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि बर्थ होने के 1 वीक के बाद, या फिर पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर बर्थ। तो ये डिजीज़ आपको किसी भी तरीके से आपको जो है, जो बच्चे होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, या तो पहले ही बच्चे के बर्थ के पहले ही हो सकता है, क्योंकि वो 9 मंथ तक बेबी माँ के कोख में रहता है, तो उस समय भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर बच्चे के तुरंत जन्म के बाद हो सकता है, या तो 1 वीक के बाद उससे हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कोरोना वायरस को लेकर। ऐसा कहा जा रहा था अब तक कि यहाँ पे कोरोना वायरस जो है ना, जो भी प्रेग्नेंट विमेन है, अगर उनको यहाँ पे कोरोना वायरस हो गया है तो उनके बच्चे को ये ट्रांसमिट नहीं होगा। बट यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस यहाँ पे लेकर निकला है, जिससे ये सजेस्ट किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी प्रेग्नेंट विमेन है, अगर उनको यहाँ पे कोरोना वायरस है तो उनके बेबी को भी ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, अब आइए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसमें से कौन कौन सी है ये बतानी है। फर्स्ट है डेंगू, रूबेला, हेमोफीलिया, पोलियोमेलिटिस जिसको पोलियो भी कहते हैं, कॉमन कोल्ड। सो वैक्सीन से कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि आपकी प्रिवेंट होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आप लोग पहले यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो टिक मार्क कर लिया। देखिए, पहले आप लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ समझना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन। ये दोनों अलग है। समटाइम्स कुछ लोग इनको एक ही समझते हैं कि मेडिसिन और वैक्सीन से एक है। नहीं, वर्ड 2 है तो इसकी 2 मीनिंग है। तो यहाँ पे मेडिसिन का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग को नॉर्मल फीवर वगैरह होता है, कुछ भी आप लोगों को कॉमन कोल्ड हो गया, तो इस समय आप क्या करते हो कि मेडिसिन लेते हो। कहने का मतलब है कि आप लोग ने दवा लिया, कुछ दिन में वो आपका ठीक हो गया। या फिर कुछ और भी ऐसी डिजीज़ होती है, जैसे कि थायराइड हो गया, आपकी डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? मेडिसिन की ज़रूरत होती है। कभी वैक्सीन लिया है? कभी वैक्सीन नहीं होता है। यहाँ पे बीपी के लिए वैक्सीन लिया है? नहीं। वैक्सीन मीन्स इंजेक्शंस होता है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में लेना होता है। तो मेडिसिन आप लोग लेते हो, या तो ये लाइफ लॉन्ग लेना होता है, या तो कुछ सर्टेन टाइम तक भी लेना होता है, तो ऐसा आपका डिपेंड करता है। लेकिन वैक्सीन क्या है ना, कि यहाँ पे आपका प्रिवेंटेबल होता है, यानी कि इस तरीके की बीमारी आपको ना हो, इसलिए आप ये वैक्सीन ले लो। जब आप लोग देखते हो कि बच्चे बॉर्न होते हैं, तो उस समय जो है उसे पोलियो की वैक्सीन देनी होती है, उसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन देनी होती है। क्यों देनी होती है? जस्ट बिकॉज कि उनको लाइफ लॉन्ग जो है ना, इस तरीके की वायरस कभी अटैक ना करे, इस तरीके का डिजीज़ उनको ना हो। तो अब आप लोग को समझ में आ गया। तो अब आपको बताना है कि वैक्सीन से कौन कौन सी यहाँ पे डिजीज़ आपकी प्रिवेंट हो सकती है। सो कॉमन कोल्ड को तो आप यहाँ से हटा सकते हो,
हो तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। फर्स्ट ए एंड बी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो कॉमन है। हम लोग को यहाँ पे थर्ड में देखना है कि क्या थर्ड यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है कि नहीं है, इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे थर्ड देखिए हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया आपकी ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो इसमें आपकी वैक्सीन से ये आपकी जो है प्रिवेंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है बी। अब आइए डिटेल में देखते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो है एक इन्फेक्शंस डिजीज़ है जो कि इफेक्टिव होती है किसी भी जो प्रिवेंटिव वैक्सीन एग्जिस्ट करी है ना उसके लिए इफेक्टिव होती है। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ यहाँ पे एक्वायर करना होता है और वो इससे अगर उनका डेथ हो जाता है तो ये डेथ कंसीडर किया जाता है कि ये वैक्सीन से उनका डेथ हुआ है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिए जो मेन है यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सी यहाँ पे डिजीज़ है। WHO के द्वारा यहाँ पे 27 डिजीज़ को इनलिस्ट किया गया है जिसमें कि वैक्सीन जो है अवेलेबल है। तो कौन कौन सी यहाँ पे आपकी डिजीज़ है, सबसे पहले कॉलरा है, डेंगू फीवर है, डिप्थीरिया है, आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। हेपेटाइटिस की आपको ए बी और ई देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस सी की कोई भी यहाँ पे आपकी जो है अब तक वैक्सीन नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, साथ ही इन्फ्लुएंजा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, मलेरिया, मिजल्स और यहाँ पे मैंगिंगोकोकल यहाँ पे आपकी डिजीज़ है, मम्स है, न्यूमोकोकल डिजीज़ है और पर्ट्यूसिस है। ओके और है पोलियो है, रेबिस है, रोटा वायरस है, रुबेला है, टेटनस है, टिक बॉर्न है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, वेरिसिला है, येलो फीवर है एंड यहाँ पे हर्ब्स जोस्टर्स है। तो ये सारी 27 डिजीज़ है जिसको कि यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। अब आते हैं 13 क्वेश्चन नंबर, थर्ड क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस किए थे मार्च मंथ की जो विजन आइज के मंथली मैगजीन है उसमें हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किए थे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि हर्ड इम्यूनिटी से आप लोग क्या समझते हो, बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जब एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि अपनी इम्यूनिटी को लॉस्ट कर देते हैं इन्फेक्शन के लिए। सेकेंड है कि यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है किसी कम्युनिटी में वो इंक्रीज़ हो रहा है और कैसे ड्रग्स और मेडिसिन प्रोवाइड करके। थर्ड है कि यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ पीपल है वो भी एक गिवन कम्युनिटी में जिसमें कि आपका ये डिजीज़ से इम्यून हो रहे हैं। फोर्थ है कि नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे हर्ड कम्युनिटी के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बताना है। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ऐसा तो हम लोग पढ़े ही नहीं कि इम्यून सिस्टम जो है आपका उस कम्युनिटी का बढ़ने लगेगा ड्रग्स और मेडिसिन देके, तो ये तो वाहियात स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी इम्यूनिटी ही लॉस्ट हो जाती है इन्फेक्शन के लिए, तो ऐसा भी नहीं हम लोग देखें। लेकिन ऐसा हम लोग ज़रूर देखें ना कि एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल्स है जिनकी यहाँ पे एक कम्युनिटी में जिनके लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल है जो कि इम्यून हो जाते हैं, यानी कि उनको छुटकारा मिल जाता है कोई भी डिजीज़ से, तो इसको यहाँ पे आपका दिया गया था हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी सुन रहे हैं और एक तरीके का सॉल्यूशन बताया जा रहा है जैसे ये वायरस आपका फैलते जा रहा है। ये जो टर्म है ये एक सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है जिसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ जो पीपल हैं किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो सिटी में है या फिर स्टेट में है या फिर इंटायर कंट्री में है, उनको इस तरीके का डिजीज़ नहीं होगा, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू नहीं होगा या तो फिर वो पीपल्स जो कि एक्सपोज हो रहे हैं वायरस में और उनकी इम्यून सिस्टम्स जो है एंटीबॉडी को बिल्ड कर ली है और वो उनसे जो है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आप किसी भी एज के हो, लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप है तो आपको ये कोरोना वायरस नहीं लगने वाली है। कोरोना वायरस आपकी बॉडी में होगी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और हमारे बॉडी में जैसे ही कोई भी वायरस इंटर होती है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाता है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करता है ना कि कोई भी वायरस से लड़ने लगता है। तो आप लोग को पता है कि जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में इंटर्स होती है इसकी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, आफ्टर 7 to 14 डेज़ के बाद इसकी सिम्टम्स देखने को मिलती है। तब तक क्या होता है कि उस बीच जो है ना आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है तो वो क्या करती है कि इस वायरस से लड़ती है। यानी कि अगर ये फाइट करके आपको हरा दी इस वायरस को, मार दिया इस वायरस को, तो आपके ऊपर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ न्यूज़ सुनते होंगे जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोरोना से कोई नहीं बचने वाला, सब कोई कोरोना की चपेट में आएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ पेड न्यूज़ होते हैं, ठीक है, बकवास वाले सारे। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से गुजरे हो, क्योंकि टेलीविज़न वगैरह में ये सारे ज़्यादा दिखाए जाते हैं, अगर आप लोग यूट्यूब में ही सारे न्यूज़ देखते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग नहीं रूबरू होंगे, लेकिन टेलीविज़न में तो मत कहिए, कुछ भी कहने का लगता है। तो इस तरीके का भी न्यूज़ आता है। तो ऐसा है ना कि आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस आपके बॉडी में आ चुका है, लेकिन हाँ अगर आपकी इम्यून सिस्टम नहीं अच्छी है, वीक है और आपके एंटीबॉडीज़ जो है फाइट नहीं कर पाए, तब आपको उसका सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तब फर्दर आपका उसमें जो है इलाज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा हर्ड इम्यूनिटी। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ये है कोरोना वायरस से ही रिलेटेड। आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट है कि कोरोना वायरस जो है लार्ज फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जिससे कि ये डिजीज़ आपके एनिमल और ह्यूमन बींग्स में होती है। सेकंड है कि आज तक जो है ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट कर चुके हैं।
थर्ड है यहाँ पे कि एनिमल्स में कोरोना वायरस जो है डायरिया आपको देखने को मिलेगा काउज में, पिग्स में, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ देखने को मिलेगा चिकन्स में। तो इसमें आपको बताने की करेक्ट कौन सी है। देखिए मार्च मंथ की जो यहाँ पे आपकी साइंस एंड टेक की पोर्शन थी विजन आइज मंथली मैगजीन की, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबको एक्सटेंसिवली मैं वहाँ पे डिस्कस की हूँ कि डायग्नोस कैसे किया जा रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत ही अलग से मैं एक एक लेसन में डिस्कस की हूँ। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे करेक्ट बताइए कि करेक्ट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस में ये देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या वाहियात है, कहा जा रहा है कि अब तक जो है सारे टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर चुकी है। नहीं, इससे पहले भी है जो कि यहाँ पे ह्यूमन बींग को अफेक्ट नहीं की है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आप जैसे एलिमिनेट करोगे आप यहाँ पे आंसर तक डायरेक्टली आ जाओगे, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए 100 ऑफ कोरोना वायरस है, जिससे कि ये डिजीज़ आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है, और ये एनिमल से ही आपके ह्यूमन बींग में आया है, जिसको जोनोटिक डिजीज़ भी कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपकी आरएनए वायरस का है, जो कि एनिमल में और ह्यूमन बींग में हो रहा है। अगर ह्यूमन बींग में देखें तो ये वायरस जो है ना आपका एक माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, कॉमन कोल्ड होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लास्ट 2 डिकेड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोरोना वायरस जो है इमर्ज हुई थी, और ये कैपेबल है कि ये सीरियस इलनेस लेकर आए। इवन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हुई थी, जिसमें कि सार्स कोव है, मर्स है, और अब यहाँ पे इसको सार्स कोव 2 कहा जा रहा है। एनिमल्स में आप देखोगे कि कोरोना वायरस जो है काउज में यहाँ पे डायरिया हो रहा है, पिग में भी डायरिया हो रहा है, और चिकन्स में यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ हो रही है। जो फर्स्ट कोरोना वायरस है वो यहाँ पे 1937 में हुआ था, और वो इन्फेक्शस था, वायरस था, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है चिकन्स में हुआ था। लेकिन ये वाली जो इन्फेक्शन है ये आपका ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सारी यहाँ पे कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है। चलिए आइए फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे है राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राइस फोर्टिफिकेशन एक तरीके का प्रैक्टिस है, जिसमें कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट राइस में बढ़ाने वाली प्रैक्टिस है, और साथ ही इससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ेगा, टेस्ट और लुक भी यहाँ पे बढ़ेगा। करेक्ट बताना है। सेकंड है कि फोर्टिफाइड फूड को कंज्यूम करने से क्या होगा, जो विटामिन की कंटेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क में बढ़ेगी। थर्ड है कि इंडिया में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है वो यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सेल की, कंजप्शन की, जो भी यहाँ पे फोर्टिफाइड फूड है उसको यहाँ पे सेट करती है। तो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि राइस फोर्टिफिकेशन से क्या होगा कि इसकी यहाँ पे लुक अच्छी लगेगी और टेस्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आपकी हट गई। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से पता चल रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड भी करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गई, ठीक है। फोर्टिफिकेशन जो है एक तरीके का प्रैक्टिस होता है, जिससे कि कोई भी फूड में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी न्यूट्रिएंट को बढ़ाया जाता है, जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए, जिससे कि हमारी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है फूड सप्लाई की वो इंप्रूव हो सके, पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट हो सके, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन एक तरीके का प्रैक्टिस है, जिसमें कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है राइस में बढ़ेगा और न्यूट्रिशनल क्वालिटी यहाँ पे बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका लुक अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, ये सारी चीज़ों पर ये काम नहीं किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6। हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी विजन आइज में डिस्कस किए थे। करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है वो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लाइट जो डिफ्लेक्ट होता है वो लार्ज मास से होता है, जो कि यूनिवर्स में है। सेकेंड है कि जितना हल्का ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे ग्रेटर होगा, यानी कि बाइंडिंग ऑफ लाइट रेज, यानी कि आप बाइंडिंग नहीं बेंडिंग, जैसे कि लाइट रेज इससे मास से टकराया और ये बेंड कर गया, तो जितना लाइटर ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और उतने ही तेज़ी से जो है ये आपका बेंड होगा लाइट। थर्ड है कि लेंसिंग जो है ये आपका यूज़ होता है कि जो एग्जिस्टिंग है डार्क मैटर, इसको भी वेरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थर्ड सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, लाइटर ऑब्जेक्ट की बात नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आप यहाँ पे आंसर तक आ जाओगे, जो कि यहाँ पे सी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आइंस्टाइन थ्योरी, जो कि जनरल आपकी रिलेटिविटी की है। यहाँ पे बात किया जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें कि एक लाइट जो है ना वो आपका लार्ज मास से डिफ्लेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका ग्लास लेंस जो है वो यहाँ पे बेंड हो जाता है जब यहाँ पे लाइट आपकी अर्थ में पड़ती है। ये जो है मोर मैसिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हल्के नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्ट बहुत भारी होते हैं, तभी उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इस तरीके से लाइट रेज जो है वो बेंड करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में है। इनकरेक्ट आपको बताना है कि यहाँ पे आपकी गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे कि
अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट है जिसमें कि एल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर या फिर इससे कम देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अपनी ऑपरेशन LEO में कंडक्ट करती है। थर्ड है कि मेजर डिसएडवांटेज अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट का देखोगे तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है इस सैटेलाइट को प्लेस करने में। फोर्थ है कि स्पाई सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे LEO को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे LEO का यहाँ पे एल्टीट्यूड होता है तो ये 200 से 2000 किलोमीटर तक ही होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट A और B ऑप्शन तो कट गया। सेकंड है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, इंटरनेशनल स्पेस आपका स्टेशन है, ये LOE में ही आपका कंडक्ट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी D भी यहाँ पे कट गई। अब आ गई डायरेक्ट यहाँ पे आंसर C, यानी कि आपको थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच गए हो। अब आते हैं डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट को यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोग देखते हो कि बेसिकली हमारे अर्थ से जो है सैटेलाइट जो भेजा जाता है, हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे LEO में ही भेजा जाए, जिससे कि कम यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हो, कम यहाँ पे फ्यूल खर्चा हो। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और स्पाई सैटेलाइट यूज़ कर सकती है LEO को, क्योंकि ये यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ को देखने में क्लियरली, क्योंकि बहुत नज़दीक है ना, तो सरफेस ऑफ अर्थ को बहुत ही क्लियरली और क्लोज तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। अब आइए 8 क्वेश्चन में आते हैं। ब्रह्मोस से है, ना जाने कितनी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। PT 365 में भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल इसको पढ़ चुके हैं। तो आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि ब्रह्मोस जो है फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सर्विस में है। सेकंड है कि जो मिसाइल है इसमें आपका फ्लाइट रेंज 290 किलोमीटर है विद सुपरसोनिक स्पीड, और ये सिर्फ आपका इनिशियल स्टेज में ही है। थर्ड है कि इसकी जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे है, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लाइट भी ऑब्टेन करती है, इससे अडॉप्ट की है इसको। फोर्थ है कि ये फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ये हमारे तरफ से पूरी तरीके से नहीं बनाया गया। ब्रह्मोस जो है यहाँ पे इंडिया और रशिया के साथ मिलकर बनाया गया। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड तो सही है, हम लोग को सेकंड देखना है। सेकंड है कि ये मिसाइल जो है आपका फ्लाइट रेंज देखने को मिलेगा 290 किलोमीटर, लेकिन ये आपका सिर्फ इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब फ्लाइट यहाँ पे आपकी उड़ने वाली है तभी यहाँ पे इतना ज़्यादा किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गई D। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो आप देखोगे जो मिसाइल है ये 290 किलोमीटर तो है ही, लेकिन ये सारे थ्रू आउट द फ्लाइट जब तक ये फ्लाई करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि ये ऑपरेट करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल में, जो कि अडॉप्ट किया गया है वैरायटी ऑफ फ्लाइट्स में, वो भी कहाँ पे, तो ऑन इट्स वे टू द टारगेट। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे आप लोग टारगेट को जो है सेट कर दो, ये अपने आप जो है टारगेट को हिट कर देगी, ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम आपको वॉच करना होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। स्पेशल फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल है, वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है, हाई सुपरसोनिक स्पीड है, लॉन्ग फ्लाइट रेंज है, लो रडार सिग्नेचर है, शॉर्टर यहाँ पे फ्लाइट टाइम है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। और ये जो आपका डेवलप किया गया है ये रशिया फेडरेशन NPO के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है DRDO जो कि इंडिया की है, इसको ब्रह्मोस एयर स्पेस, ओके, ये बनाया गया है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में, जो कि है ब्लू स्काई रिसर्च। तो ये भी न्यूज़ में है, हम लोग भी डिस्कस किए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि इससे रिलेट कर रही है। फर्स्ट है कि जो रिसर्च है यानी कि सोलर जियो इंजीनियरिंग में, जिससे कि हीट टैपिंग आपका यहाँ पे क्लाउड में कम हो पाएगा। सेकंड है कि डीप ओशन की स्टडी करनी है पॉलीमेटालिक नीडल्स में। थर्ड है कि साइंटिफिक रिसर्च करना है बिना किसी क्लियर गोल के, और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारी सी हो गई। इट मीन्स कि साइंटिफिक रिसर्च करना है बिना किसी क्लियर गोल के, तो इसको यहाँ पे कहा गया है ब्लू स्काई रिसर्च, ओके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है फार साइड ऑफ मून। ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चंद्रयान 2 से रिलेट कर सकते हो, करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो फार साइड ऑफ मून है ये हेमिस्फेयर है मून का, जो कि ऑलवेज फेस करती है अर्थ से दूर। सेकंड है कि जो फार साइड ऑफ मून है ये शील्डेड है, यानी कि यहाँ पे ढकी हुई है, रेडियो ट्रांसमिशन जो कि अर्थ से जाता है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है। थर्ड है कि चाइना की जो चैंगी 4 स्पेस क्राफ्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट लैंड करेगी, वो भी फार साइड ऑफ मून में। तो हमारी तो लैंड नहीं कर पाई, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जैसे कि ये मून है तो ये फार साइड है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है तो इसकी ये अपोजिट साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे अर्थ से दूर है। साथ ही साथ यहाँ पे शील्ड है, जो कि यहाँ पे आपका रेडियो ट्रांसमिशन नहीं होता है। और चाइना की अभी चैंगी 4 स्पेस क्राफ्ट है जो कि फर्स्ट लैंड करेगी, वो भी फार साइड ऑफ मून में। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टी, ओके।
सो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही। 10 क्वेश्चंस में से आप लोग को कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैक्सिमम जितने भी हो आप लोग, जितना भी मुझे कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग के आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी ये लेसन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है। अब फाइनल जो है वो तो आपका प्रीलिम्स में ही बताएगा, है कि नहीं। लेकिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए तो मेरे पे ट्रस्ट कीजिए कि आप लोग की प्रीलिम्स भी जो है बुरी नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइट आईएएस की जो स्टैंडर्ड होती है क्वेश्चंस की ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और आप लोग भी देख सकते हो कि यूपीएससी की जो क्वेश्चंस होती है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे मैं इस पीडीएफ को मानती हूँ और इनके इनिशिएटिव को भी मानती हूँ, जो कि आपके यूपीएससी के स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग की जो प्रीलिम्स है वो क्लियर करने में कभी भी आपको हर्डल फील नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कीजिए। साथ ही आप लोग को अगर कोई भी डाउट करे, सजेशन है, तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।